दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम आपात उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 1। तो सही उत्तर है 3 प्रकार के। दोस्तों भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन। और तीसरा आपातकालीन प्रावधान है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 355, 356, 352 या फिर 360। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 355। दोस्तों अनुच्छेद 352 में है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, तो जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो ऐसे में भारत के किसी तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह स्थापित किया गया है। और अनुच्छेद 355 आप देख लीजिए, इसमें ये कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। वहीं अनुच्छेद 356 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में ये वर्णित है कि भारत सरकार या संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 355 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिसमें कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। देखिए, बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का और सांप्रदायिक संघर्ष का। तो इसमें से कौन से कूट या जो कोड हैं आपके सही होंगे? तो सही उत्तर है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ये 3 स्थितियां हैं। तो इसमें से केवल 1 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। और आप जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति को खतरा और सशस्त्र विद्रोह। तो सही उत्तर है आंतरिक अशांति को खतरा। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के जो आंतरिक अशांति शब्द था उसके स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया आंतरिक अशांति को हटाकर। तो अब केवल 3 ही आधार बचे हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन देखिए, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो सही उत्तर है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों कारणों पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। देखिए, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर आर्थिक संकट। तो राष्ट्रपति आपातकाल किस दशा में घोषित कर सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कौन कौन से कारण हो जाएंगे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। यहाँ पर विस्तार में पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट या वित्तीय संकट। तो 1, 3 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। किस तरह से? तो देखिए, युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण यानी बाह्य आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, आंतरिक उपद्रव के कारण नहीं। तो 1, 2, 3 आपके सही उत्तर हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा जो है किन स्थितियों में हो सकती है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में क्या सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। तो बिल्कुल ये राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा है कि 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो ये सही नहीं है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो ये भी सही नहीं है। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। और संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, ये आपका गलत है। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है, ये भी गलत है। तो क्या सही हो जाएंगे? 1, 3, 5 और 6। 1, 3, 5 और 6 आपके सही हैं। आप मिलान करिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
और आप देख लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा को उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा और आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह? तो सही उत्तर है 1 माह। दोस्तों, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, कितने समय के भीतर? तो आप जानते हैं 1 माह के भीतर दोस्तों आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, ऑप्शन देखिए, वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। आप जान लीजिए दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच जो करों का विभाजन होता है यानी राजस्व वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 के तहत, आपात की उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 359। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, लेकिन ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, या अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार को, इसके अलावा अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 3 उत्तर सही हो रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा परीक्षण कर लेते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इनको निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब इसे निलंबित कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न के उत्तर A, C और D प्राप्त हो रहे हैं और इस प्रश्न को आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए अनुच्छेद 20 और 21 संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को दोस्तों ये आप जान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि देखिए नहीं बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। तो याद रखिएगा, संसद के द्वारा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा के द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? ऑप्शन देखिए, 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975 या फिर 26 जून 1975। तो ये तिथि थी 25 जून 1975। दोस्तों, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। तो सही है। और कारण है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो आप देख लीजिए, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों कि भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन जो है इसे अर्ध परिसंघीय तथा एकात्मक परिसंघीय या एकात्मिक अर्ध परिसंघीय तथा एकात्मक परिसंघीय का अद्भुत समन्वय कहा जाता है। फिर भी इसका स्वरूप मूल रूप से संघात्मक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 में दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आप जान लीजिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर यानी राज्यपाल की सिफारिश पर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है,
तो अब देख सकते हैं दोस्तों, स्थिति बदल गई है जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 के कारण अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 से इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। लेकिन आप जान लीजिए कि जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान और पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उत्तर है उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। और आप जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव ये है कि उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोगतव्य होंगी। और आप जान लीजिए, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, न कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के तहत। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है। तो अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्यों के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना या स्थानीय निकायों का विघटन। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन, यानी 1 और 3। आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, हालांकि ये आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपके कथन दिए गए हैं। पहला है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तीसरा है कि इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है और इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा जो है पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके कथन 1, 2 और 4 आपके सही हैं। आप जान लीजिए, SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। और इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष। तो सही उत्तर है अधिकतम 3 वर्ष।
यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, लेकिन इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संबंध में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय संपूर्ण भारत या संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो। निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों के द्वारा बढ़ाई गई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें अब तक 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या मणिपुर में देखिए 10 बार, उत्तर प्रदेश में जो है 2019 तक कुल कितनी बार 9 बार, बिहार में 8 बार और ओडिशा में 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में, ट्रावणकोर कोचीन में, पेप्सू में या बिहार में? तो सही उत्तर है पेप्सू में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू राज्य में लागू किया गया था और 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो ये आपका सही नहीं है, केवल और केवल एक यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसका आप व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, कैसे? तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय अस्थायित्व व संकट के अवसर पर किया जाता है। अनुच्छेद 360(2) के उपखंड ग के अनुसार ये उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। तो कथन 1 सही है। अनुच्छेद 360(4) के उपखंड ख के अनुसार वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, उनके वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। इसलिए दूसरा कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, 352, 356 या 360? तो सही उत्तर है आर्टिकल 360। और आप जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वो वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। और इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक 3 बार 1962, 71 और 75 में किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं? तो आप जानते हैं भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक कभी नहीं की गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ऑप्शन है आपके के.एम. मुंशी, वी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार या हृदयनाथ कुंजरू। तो सही उत्तर है के.एम. नाम्बियार। दोस्तों, के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपने आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।